हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक न्यू एपिसोड नंबर 25। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टार्ट करेंगे। ये कब कहा मैं वो यूं लाइन में से बोला जैसे उसे याद ही ना हो कि उसने कभी कोई ऐसा दावा भी किया था। हमेशा हमेशा यही तो कहते हैं। आंखें मूंदे मूंदे वो तबस्सुम लहजे में बोली, हाँ तो सच ही तो कहता हूँ। वो चंद सानी के वक्फे से धीमी आवाज में बोला था। उसके गालों में गड़े बनने लगे थे। फिर भी अब तुम मुझे हर बात बताओगी ना। तुम समझो कि तुम अब वहाँ मेरी जासूस हो। जो भी बात हो तुमने मुझे सारी रिपोर्ट देनी, ठीक है। वो उसे बच्चों की तरह बड़बड़ाने के से अंदाज में बोला तो वो बेअख्तियार खिलखिलाकर हंसी। आप मुझे बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो हंसती हंसती बोली थी। हाँ कर रहा हूँ, उसने फौरन इतराफ किया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हम एक टीम है, हम दोनों एक हैं, बाकी सब अलग है। वो मजीद बड़बड़ाने के अंदाज में बोला। उसकी हंसी सुनकर कम अज कम दिल को एक तरफ से तो तसल्ली हुई थी, वरना जितनी उदास उसके जाने से थी वो परेशानी हो गया था। कुछ देर वो ही उसकी हंसी सुनता रहा, फिर गहरी सांस खारिज करते हुए खुद को सबसे मुश्किल काम के लिए तैयार किया। उसको खुदा हाफिज बोलना असद बजात के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। अच्छा मैं ज़रा ये मसला देख लूँ, फिर बात करता हूँ, ठीक है। वो आहिस्ता से बोला, ठीक है, अब अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। उसकी परेशानी का अंदाजा करती सिफा ने फौरन से बात समेटी थी। और तुम मेरी सिफा का ख्याल रखना। उसके अल्फाज सुनते ही वो ज़रा सा मुस्कुराए, फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो किसी रेस्टोरेंट के ओपन सिटिंग एरिया में बैठा था, जो दिन के 24 घंटे खुला रहता था। मुस्तजाब से कुछ फासले पे बैठे हुए उसामा ने एक निगाह उस पर डाली, जिसका चेहरा अभी तक सबकी शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। पीछे कुर्सी से टेक लगाए, टांग पे टांग रखे, वो आंखें मूंद कर सख्ती से अपना सर थामे हुआ था। उसके चेहरे, बाजुओं और हाथों पे जा बजा खराशे देखते हुए उसामा ने डरते डरते कोई 5वीं बार उसका बाजू थाम कर जख्म देखने की कोशिश की। क्या है, छोड़, मर नहीं जाऊंगा। उसने बिफरते हुए गुस्से से उसामा का हाथ झटका तो वो तासुब से सर हिलाता हुआ दूर होकर बैठ गया। सारे बहन भाई अजाब थे। अपने फोन पे आती हसरत की कॉल देखकर उसामा एकदम सीधा हो बैठा। अस्सलाम वालेकुम कॉल अटेंड करके फोन कान से लगाता हुआ वो वहां से उठकर कुछ फासले पे आया था। वालेकुम अस्सलाम, मुस्तजाब साथ है। असरत ने छूते ही इफ्तिसार किया। हाँ बैठे हैं, मैं उठकर अलग आया हूँ, बताएं। एक सरसरी सी निगाह दूर बैठे मुस्तजाब पे डालता हुआ वो असरत से बोला था, अब क्या सूरत हाल है, ये क्या कह रहा है। उसने तशवीशनाक लहजे में उसामा से पूछा। पिछले 2 घंटे में वो हवेली में मौजूद तमाम अफराद के साथ उससे भी काफ़ी मरतबा बात कर चुका था। कुछ भी नहीं, उन्होंने तो वैसे भी सुबह ऑफिस जाना ही था। उसामा के जवाब पे वो चंद सानिये के लिए खामोश हो गया। उसको रोको कहो भी, 1-2 दिन रुक जाए। उसकी संजीदा आवाज़ सुनता हुआ उसामा एकदम चौंका। मुश्किल है, वो रुकेंगे भी नहीं और रुकना ठीक भी नहीं है। वो हैरान था कि असद जैसा समझदार इंसान ये बात कर रहा है। आपको तो पता तो है, रुकेंगे तो मजीद झगड़ा बढ़ेगा, जाने दें। वो उसे समझाने के से अंदाज में रुसान से बोला था। अब तक उसको इतना अंदाजा तो हो ही चुका था कि असद भी उन चारों की तरह उस झगड़े की असल वजह से वाकिफ हो चुका है। हुरिया को भी उसके साथ नहीं भेजना। उसामा की बात के जवाब में वो कदरे वक्फे से बोला तो उसकी बात सुनता हुआ उसामा अपनी जगह साकित हो गया। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो मामला और बिगड़ जाएगा। आपको पता तो है पहले भी इसी वजह से ही सारा मसला हुआ। यहाँ तक वो उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कदरे परेशानी से बोला था, पहले ही मामला इतना बिगड़ चुका था, ऊपर से असद की बात ने उसे मजीद परेशान कर दिया था। उसकी बात के जवाब में दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई। उसामा ने कुछ देर उसके बोलने का इंतजार किया, फिर दोबारा से लपका की, असद भाई ये ठीक नहीं है, अभी वो वैसे ही गुस्से में है। आपको तो पता है वजह। एक निगाह मुस्तजाब पे डालता हुआ वो खौफ से लहजे में बोला था, तो मैं उसकी गैरत की, उसके पागलों जैसे मसले की फिक्र करूंगा या अपनी बहन की। वो गैर मामूली संजीदगी से बोला तो एक पल के लिए उसामा बिल्कुल खामोश हो गया। इतना पागल हो रहा है गुस्से से, वो डरी हुई है। मैं कैसे भेज दूँ वहाँ जाकर, ये सारी बदतमीजी उसके साथ करेगा तो फिर कौन देखेगा यहाँ इतने लोगों की मौजूदगी में। ये सब किया है तो वहाँ तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। पहले अपना दिमाग ठंडा करे फिर चली जाएगी। 1-2 दिन में कौन सी क़यामत आ रही है। उसामा ने भी बसी से आंखें मींची। यूं इतनी दूर बैठकर उसकी परेशानी भी जायज़ थी, पर जो वो कह रहा था उससे मामला मजीद बिगड़ सकता था। असद भाई, वो कहना चाहता था कि उससे मुस्तजाब का गुस्सा मजीद बढ़ेगा, पर एकदम रुक गया। वो तो पहले ही इस वजह से परेशान था। झगड़ा सिर्फ उन्होंने नहीं किया, दोनों तरफ से ही हुआ है। गला खंगारता और रुसान से बोला, इब्तिसाम का नाम लेने से दानिस्ता इज्तिनाब किया था उसका, तो अब नाम लेने का भी दिल नहीं चाहता था। शुरू तो इसने ही किया था, जब जाकर किसी का गिरबान पकड़ेगा तो उस पर हाथ उठाएगा, गालियाँ देगा, तो जाहिर है सामने वाला खामोश थोड़ी बैठेगा। हाथ और ज़ुबान उसके पास में, लेकिन इतने शॉर्ट टेम्पर इंसान के साथ मैं अपनी बहन को कैसे भेज दूँ। असद की बात सुनकर वो फिर से चंद साने के लिए खामोश हो गया। उसकी किसी भी तरह तसल्ली नहीं हो रही थी। असद भाई, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुरिया पे को क्यों कुछ कहेंगे। अगर उन्होंने किसी झगड़ा किया है तो यकीनन उसकी कोई ठोस वजह होगी। आप यहाँ नहीं रहते ना, आपको बहुत सारी बातें नहीं पता। असद के बरक्स वो अपने भाई की हरकतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और ये भी जानता था कि वो बार बार किस तरह हुरिया के नज़दीक आने की कोशिश करता था और दानिस्ता उसके गिर्द मंडराता था। कितनी बार तो उसने खुद देखा था। मुस्तजाब तो फिर उसका शौहर था,
ऐसे में उसका ज़ब्त होना बिल्कुल जायज़ था। उनको कुछ नहीं कहेंगे, मैं जानता हूँ, पहले कभी कुछ कहा है? असद की लंबी खामोशी पे वो फिर से रुसान से बोला। उसकी आखिरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं हूँ ना यहाँ, कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। आप यहाँ नहीं हैं इसलिए आपको सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो उसको तसल्ली देने के से अंदाज में बोला। तो उसकी बात सुनते हुए असद ने गहरी सांस खारिज की। मेरा दिल नहीं मान रहा। कुछ देर पहले के बरक्स वो कदरे मध्यम लहजे में बोला था। शायद उसकी बातों से कन्विंस हो गया था। बस उसका भाई होने की ऐसे ऐसे फिक्रमंद था। और फिर कुछ देर पहले उससे फ़ोन पे बात करते हुए जो खौफ और परेशानी उसके लहजे में महसूस की थी, उससे मज़ीद परेशान हो गया था। आप फिक्र ना करें, मैं यहीं हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं बेला को कहता हूँ, वो साथ चली जाएगी। उसके लहजे का तफक्कुर महसूस करता हुआ उसामा फिर से बोला। नूर अफ़ज़ल या फ़िरोज़ा में से कोई ख़ास तौर पर साथ जाता तो शायद वो मस्जिद पे कर जाता। राबिल पहले से वहाँ रह रही थी, उसको किसी भी बहाने से भेज सकता था। ठीक है, बात करवाओ। उसकी बात सुनता हुआ असद गहरी सांस खारिज करके बोला। अंदाज हार मानने का सा था। करवाता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप आराम से बात करना। मुस्तजाब की जानिब बढ़ता हुआ उसामा उसको हल्की आवाज़ में ताकीद करता हुआ बोला था। असद भाई हैं। उसने फ़ोन मुस्तजाब की जानिब बढ़ाया तो माथे पे अनगिनत बल डाले उसने उन्हीं पथरीले तासुरात के साथ फ़ोन थामते हुए उसे कान से लगा लिया। ये भी गनीमत था, वरना बाकी किसी से तो वो फिलहाल बात तक करने पर आमादा नहीं हो रहा था। हेलो। फ़ोन कान से लगाते हुए उसने बावक्त अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। खून अभी तक उसी तरह खौल रहा था। हाँ यार, क्या हो गया है, इतना क्यों गर्म हो रहे हो? उसामा की ताकीद जहन में रखता हुआ वो भी ज़बरदस्ती हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। उसका सवाल सुनता हुआ मुस्तजाब सख्ती से जबड़े भींच कर खामोश हो गया। असवद की बजाय कोई और होता तो वो कभी उस सूरत हाल में उसकी बात सुनने की जहमत ना करता, जब उसका अपना दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। अब घर के लोग आपस में बात तो करेंगे, ऐसे बिल्कुल बोलचाल तो नहीं बंद कर सकते। उसकी खामोशी पे असवद कदरे संभल कर संजीदगी से बोला। उसामा की बातों से बहुत कुछ समझ तो आया था कि कहीं न कहीं इब्तिसाम की ही कोई गलती थी और उसकी ही किसी हरकत के बायस उसने ऐसे रिएक्ट किया था। फिर भी उसके रवैये को मज़ीद शय नहीं दे सकता था। उसको मुसलसल खामोश देखते हुए असवद ने असल बात करने के लिए आहिस्ता से गला खंगारा। और हुर्रियत को तो ये सब गालम गलोच इस तरह की ज़ुबान पसंद ही नहीं है। तो ऐसे उसे तो ऐसी बातों से बहुत चिढ़ होती है। वो मोहतात अल्फाज में बोला था। मैं उसको कह देता हूँ कि वो चली जाए, लेकिन ध्यान रखना। उसकी बात सुनता हुआ मुस्तजाब एकदम ठिठक गया। उस बात का क्या मतलब था? लहजा नर्म था, पर अल्फाज बहुत कुछ पावर करवाते हुए उसके माथे की रगें एक पल में तनी थीं। सख्ती से जबड़े भींचते हुए उसने बाबा खुद को कुछ बोलने से रोका। उसको क्या कह सकता था? वो इब्तिसाम नहीं था, उसका भाई था और उसकी अपनी बहन का शौहर। खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद उसने उन्हीं तने हुए तासुरात के साथ फ़ोन सामा की जानिब बढ़ा दिया। फ़ोन उसके हाथ से थामते हुए सामा ने वक्त देखा तो 5 बज रहे थे। चलें, आप लोगों ने जाना है, फिर लेट हो जाएंगे। उस सुझाव को देखता हुआ मोहतात लहजे में बोला तो कुछ देर वो आंखें मूंदे यूं ही बैठा रहा। फिर एक झटके से उठकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हुरिया को भेजो। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो सामा को मुखातिब करता हुआ वो उसकी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने की बजाय अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। उसके रवैये पर सामा ने बेबसी से भरी गहरी सांस खारिज की। फिर अंदर आकर हुरिया को आगाह किया। इब्तिसाम अपने कमरे में था और बाकी सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। उसने गाड़ी से उतरकर किसी से मिलने की जहमत नहीं की थी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके कंधों पे बाजू फैलाता हुआ उसामा उसकी परेशान परेशान सूरत देखकर उसे थपकता हुआ बोला। वो खामोश थी, पर उसकी परेशानी उसके चेहरे पे वाज़ा थी। गुस्सा कम हुआ। उसके इब्तिसार पे उसामा ने आहिस्ता से असबात में सर हिलाया। असद भाई ने भी समझा है, अभी जाकर बिला वजह में कोई बहस मत करना। 8 बजे वैसे ही मीटिंग है, जल्दी निकल जाएंगे, शाम को बेला आ जाएगी। गाड़ी की जानिब बढ़ता हुआ वो उसे ताकीद करके बोला था। फिर पिछला दरवाज़ा खोला तो उससे मिलती वो अंदर बैठ गई। अंदर बैठकर उसने एक निगाह ड्राइवर पे और दूसरी निगाह उस पर डाली जिसके चेहरे पर हनूज वही सख्त तासुरात थे। फिर थक कर सीट की पुष्ट से सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। उनके जाने के बाद उसामा थके थके से अंदाज में ढीले कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आया था और आते ही औंधे मुंह बेड पर गिर गया था। सुम्बुल आलम शागिर्दगी का कोई पैगाम देने आई थी। जब उसने उसे राबिल को बुलाने का कहा, नीचे की जानिब बढ़ते उसने सिपवा के कमरे के दरवाजे पे रुककर उससे मनोअन उसामा का पैगाम पहुंचाया। तो कुछ पल वो यूं ही लेटी रही, फिर सुपार तासुरात के साथ उठकर पैरों में चप्पल अरसती हुई उसके कमरे में आ गई। वो बेडरूम से मुंसलिक टेरिस की जानिब बढ़ रहा था जब उसको देखकर वहीं रुक गया। फिर उसके करीब आते हुए दोनों बाजू उसके गिर्द हायल करके उसको अपने सीने से लगाया। परेशानी में वो उसके तासुरात पे भी ध्यान नहीं दे पाया था। तुम यूनिवर्सिटी से हुरिया पी के पास चली जाना, तुम्हारा सामान है ना वहाँ। मुस्तजाब भाई को कॉल करके कहना कि तुम्हें उसमें से कुछ चाहिए, वो ड्राइवर को भेज देंगे।
दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे बांधे चेहरा झुकाकर उसके गाल पर लब रखता हुआ वो आहिस्ता से बोला था। उसकी बात सुनकर राबेल के सुपार तासुरात में तब्दीली आई और उसके साथ साथ आंखों में आंसू भी। एक झटके से उसामा को खुद से दूर करते उसने उसके बाजू अपने गिर्द से हटाए थे। वो चंद कदम दूर हटता हुआ शौक से उसे देखने लगा, जो आंखों में आंसू भरे पलके झपकाए बिना उसे देख रही थी। कुछ देर वो यूं ही उसको देखती रही, फिर वो दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए जोर से उसको धक्का दिया। वो जो सदमे से उसे देख रहा था एकदम होश में लौटा था। बेला, क्या हुआ है? उसका ये अंदाज देखता हुआ वो हैरानगी से बोला। ऐसे तो वो सिर्फ उस वक्त रिएक्ट करती थी जब कोई बड़ी बात होती थी। तुमने मुझे इसलिए बुलाया है? वो रोंदे हुए लहजे में गुस्से से बोली। तो उसामा खामोश हो गया। बुलाया तो इसीलिए ही था। इतनी सीरियस सिचुएशन में भला और क्या बात हो सकती थी? आई हेट यू। दोनों हाथ चेहरे पर रखती वो हिचकी लेकर बोली। तो वो सरस से उसके करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाया। ये क्या हुआ है? उसने परेशानी से पूछा था। राबेल ने जवाब दिए बिना फिर से उसे गुस्से से खुद से दूर झटका। तो उसकी हरकत पे उसामा ने एकदम आंखें मूंद कर जबड़े भींचे। दिल किया कि किस करके उसे एक चांटा रसीद करे। आई हेट यू। वो फिर से उसे जिद्दी अंदाज में गुस्से से बोली थी। कुछ देर वो दूर खड़ा खुद पे जब्त करने की कोशिश करता रहा, फिर दोबारा से उसके पास आया। आई हेट यू। उसको नजदीक आता देखकर वो फिर से रोते हुए बोली थी। अच्छा ठीक है। उसामा ने जबरदस्ती उसको गले लगाते हुए दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे। नहीं, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने अभी भी मुझे अपनी बात के लिए नहीं बल्कि सिर्फ हुरिया आपी के लिए बुलाया है। गुस्से से बोलती हुई राबेल ने फिर से उसको झटकने की कोशिश की थी, पर इस बार उसके मजबूत हिसार के बायस झटक ना पाई। इस सूरत हाल में भला अपनी क्या बात कर सकता था वो? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। बदतमीजी से बोलती वो खुद ही रोने लगी थी। दिल की अजीब सी कैफियत थी। हुरिया के लिए मुस्तजाब की दीवानगी, असवद का बार बार सिपवा को कॉल करना, पास ना होते हुए भी उसका ख्याल रखना, हुरिया पे जमी इब्तिसाम की नज़रें, उसका इजहार मोहब्बत। वो क्यों उसे ऐसे नहीं देखता था? वो क्यों ऐसे इजहार मोहब्बत नहीं करता था? वो क्यों उससे किसी और की बात कर रहा था? उसने खुद को उसके इजहार में ढीला छोड़ दिया तो मजबूती से उसको दोनों कंधों से थामते हुए उसामा ने उसको बेड के किनारे पे बिठाया और खुद भी वहीं उसके नज़दीक बैठ गया। अच्छा तुम मत जाओ, मैं सिबगा यासीर से कह दूंगा। बेबसी से उसके आंसुओं से भीगे गाल हथेली से साफ करता हुआ प्यार से बोला था। पहले ही सर दर्द से फट रहा था, ऊपर से उसके नासमझ में आने वाले मूड स्विंग्स। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई हेट यू। दोनों हाथ फिर से आंखों पे रखती वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली थी। मैंने अब क्या किया है यार? उसको यूं रोता देखकर वो बेचारगी से बोला। कहाँ फंस गया था इतनी सीरियस सिचुएशन में? पता नहीं इस जंजाल को क्यों बुला लिया था। पहले ही इतनी परेशानी, ऊपर से उसके हमेशा वाले झगड़े। हाँ, तुमने कुछ भी नहीं किया, यही मसला है। आज तक तुमने मेरे लिए कोई एफर्ट की है? उसके इफ्तिसार से जैसे जल्दी पे तेल का काम किया था। आंसू साफ करती वो एकदम फट पड़ी। उसामा ने बेबसी से उसको देखा, जिसको इस वक्त की बातें सूझ रही थीं। हर वक्त तुम फजूल के मजाक करते रहते हो, हर बात मजाक में। आज तक कभी तुमने मुझे सीरियस होकर ट्रीट नहीं किया। तुम्हारा मसला क्या है? रोने के बाद वो अब बाकायदा चिल्ला चिल्ला कर झगड़े वाले मूड में आ चुकी थी। अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए उसामा ने उसमें उठते शदीद दर्द पे काबू पाने की कोशिश की। मसला उसका था, तुम कभी मेरे लिए वो सब नहीं करते जो दुनिया के दूसरे आदमी अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए करते हैं। तुम्हारी किसी बात से नहीं लगता कि तुम उससे प्यार करते हो। उसको यूं खामोशी से सर थामता देखकर वो मुसलसल गुस्से से उसके सर पे चिल्ला रही थी। दूसरे उसका भूला किया दूसरा लफ्ज़ दोहराते हुए सामान्य सर उठाकर उसको देखा। उसे याद आया कि पहले भी एक बार उसने असवद की मिसाल दी थी। अब पता नहीं किसने बैठे बिठाए उसको मुसीबत में डाल दिया था, जैसे मुस्तजाब भाई हुरिया आपी के लिए करते हैं। हर वक्त वो उनके पीछे पीछे फिरते हैं। उनके साथ रहकर आने के बाद वो लाशौरी तौर पर उसका और अपना उनके साथ मवाजना कर रही थी। उसको याद आया ऑफिस से वापसी आने के बाद वो कैसे मुसलसल भंवरे की तरह उसके गिर्द मंडलाता रहता था। यार, उसामा ने बेबसी से आंखें मींची। उसे कहना चाहता था कि वो वहीं और हम हैं, पर बोल ना पाया। बोल देता तो वो मज़ीद बिगड़ जाती और उसके मज़ीद बिगड़ने का मतलब था मज़ीद सर दर्द। खामोशी में ही आफियत थी और जैसे वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। फिर से हुरिया पे जमी इब्तिसाम की निगाहें खुद से किया गया उसका इज़हार मोहब्बत लहराया था। तुम कभी मेरे लिए फ्लावर्स नहीं लाए? उसकी बात सुनकर उसामा बिल्कुल साकित हो गया। लम्हों के 1000वें हिस्से में उसे वो दिन याद आया था जब इब्तिसाम ने उसके लिए बेशुमार फूल भिजवाए थे। उसने सुन से अंदाज में राबेल को देखा, जो अब फिर से आंखों पे हाथ रखती हुई हिचकियां ले रही थी। क्या वो उसको याद कर रही थी? सिर्फ एक बार लाए थे, वो भी लाकर मेरे हाथ में नहीं दिए थे, बल्कि साइड पे टेबल पे रख दिए थे। रोते रोते एक पल के लिए आंखों से हाथ हटाकर बोली और फिर वापस रखते हुई दोबारा से मशगले में मसरूफ़ हो गई। उसामा ने गहरी सांस खारिज की। हाँ, वो याद कर रही थी, लेकिन उसको नहीं बल्कि उस सब को जो उसने उसके लिए किया था। पर उसे वो सब सिर्फ और सिर्फ
اس سے ہی چاہیے تھا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ اس کے قریب کھسکتے ہوئے ساما نے پھر سے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ تم مجھ سے سیریس والا پیار نہیں کرتے، ہر وقت صرف مذاق کرتے رہتے ہو، ہر بات مذاق میں کرتے ہو۔ تم نے سیریس ہو کر مجھے تم نے کبھی سیریس ہو کر مجھے نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی وہ لفظ بولتے ہوئے ایک پل کے لیے جھجکی تھی۔ تم نے آج تک کبھی اپنی زبان سے یہ ورڈ بھی نہیں یوز کیا کہ تم کرتے ہی نہیں ہو۔ اسامہ نے آہستہ سے اسے تھپکا۔ میں کرتا ہوں، تھکے تھکے سے انداز میں اس کو یقین دلاتے ہوئے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب بس خاموشی سے رو رہی تھی۔ کبھی نہیں کہا، اس نے یاد کرنے کے سے انداز میں پوچھا تو اس کے سینے سے لگی رابل نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کہا؟ پوری زندگی میں تم نے صرف دو بار مجھے آئی لو یو بولا ہے۔ ان دو مواقعوں کو یاد کرتی وہ صدمے سے بولی جب ایک بار اس کو پروپوز کرتے ہوئے اور دوسری بار پیچ اپ پہ اس نے اسے یہ کہا تھا۔ اس کو ایک ایک چیز کا حساب تھا۔ کیا آئی لو یو اپنے ہی خیالوں میں تھا جب ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے چہرہ اٹھاتی رابل نے دونوں مٹھیوں میں اس کا گریبان چکرتے ہوئے زور سے اس کو ہلایا۔ ہوش میں لوٹتے ہوئے اسامہ نے مضبوطی سے اس کی مٹھیاں تھامی۔ اس کے سوا اور کیا ہی کر سکتا تھا وہ جو کسی دوسرے انسان کے یوں اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے پہ کھڑے کھڑے اس کا منہ توڑ دیتا۔ وہاں بیٹھے فرصت سے اس چھٹاک پر کے فتنے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ آئی لو یو کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں تم نے کبھی سیریس ہو کے مجھے بتایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس لیے کیونکہ تمہاری کوئی ریئل فیلنگز ہی نہیں ہے۔ تم تو ایکسپریس کیسے کرو گے؟ ہر وقت تمہیں مذاق سوچتا ہے، ہر وقت ہر بات مذاق میں تمہیں صرف مذاق کرنا آتا ہے یا پھر فزیکل ہونا۔ اس کو اظہار کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ بھی اپنی مرضی کے چاہیے تھے۔ اس کی آخری بات سنتے ہوئے اسامہ نے خود کو کچھ بولنے سے روکنے کے لیے سختی سے لب بھینچے تھے۔ اسی اسنا میں زور زور سے دروازہ بجاتی ہوئی سنبل پھر سے اسے عالم شاہ گردیزی کا پیغام دینے لگی۔ اسے یاد آیا کہ انہوں نے آدھے گھنٹے پہلے اسے بلایا تھا جب اپنی مصیبت کو دعوت ہوئے اس نے یہ سوچ کر اس آفت کو بلا لیا تھا کہ 2 منٹ میں اسے یونیورسٹی سے حوریہ کے پاس جانے کی تاکید کر کے نیچے چلا جائے۔ شادی بھی تم نے مجھ سے اسی لیے کی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفیں موجود اپنی مٹھیوں میں اس نے ہنوز سختی سے اس کا گریبان چکر رکھا تھا۔ اچھا 1 منٹ یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ہاتھ خود سے الگ کرتا ہوا جلدی سے کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ سنبل مسلسل دروازہ بجا رہی تھی۔ جانا مت، یہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ اس کو تاکید کرتا ہوا وہ جلد بازی میں باہر کی جانب بھاگا تو صدمے سے اس کی پشت دیکھتی وہ پھر سے پہلے کی طرح رونے لگی۔ میں نہیں رکوں گی، میں چلی جاؤں گی، سنا تم نے؟ دفع ہو جاؤ۔ تکیا اٹھا کر زور سے اس کو مارتی وہ چلا کر بولی تھی۔ اس کو دروازے سے باہر غائب ہوتا دیکھ کر اس نے پھر سے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے اور ہچکیاں بھرنے لگی۔ 7 بج رہے تھے جب گاڑی پارچ میں آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترتی ہوئی اندر آئی تو مستجاب اس کے پیچھے ہی پیچھے اندر داخل ہوا اور سیدھا بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسامہ کی تاکید ذہن میں رکھتے ہوئی وہ کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں آ گئی۔ ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی، وہ وہیں اس کے ساتھ کھڑی ہو کر چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی۔ دل و دماغ اسی میں اٹکا تھا۔ 1-2 بار دل کیا کہ اس کے پاس جائے، پھر اس کے غصے سے ڈر کر رک گئی۔ اس کا غصہ ابھی تک یوں ہی برقرار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر انہی تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ وہ اس کی ہی چائے بنا رہی تھی۔ جب وہ اس کے نزدیک آیا، اس کے یوں قریب آنے پہ حوریہ نے سانس روک لیا۔ اس کی جانب دیکھے اس کو مخاطب کیے بغیر مستجاب نے ہاتھ بڑھا کر اس سے کچھ فاصلے پہ رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا تو اس کے بازو نے نادانستہ طور پہ حوریہ کو چھوا تھا۔ نگاہیں اٹھاتی ہوئی حوریہ نے ایک نظر خود سے بے حد نزدیک اس کے چہرے پہ ڈالی جو گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے کے بل دیکھتے ہوئے پھر سے نگاہیں جھکا لیں۔ وہ جیسے آیا تھا اسے مخاطب کیے بغیر ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ شاید باہر کوئی دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے مجبوری میں آیا تھا۔ اس کے سپاٹ پتھریلے تاثرات دیکھتی ہوئی ملازمہ اس کے ناشتے کے متعلق افتخار بھی نہیں کر پائی تھی۔ باجی کیا ہوا ہے؟ اس کے جانے کے بعد وہ سرس سے حوریہ کے پاس آئی۔ اس کے سامنے نہ صحیح پر پیچھے تو پوچھ سکتی تھی۔ اپنے خیالوں میں گم حوریہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، آہستہ سے اس کو جواب دیتی وہ بیکلی سی وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ تو کر لیں، ملازمہ افسوس سے بولتی اس کے سامنے ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی تو وہ خاموشی سے چلنے والے زہر مار کرنے لگی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ آفس جاتے ہوئے اس نے اسے مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا غصہ کب اترتا۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی امڑنے لگی۔ رات والی خوفگی کی جگہ اب بے چینی نے لے لی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ جب تک وہ بات نہ کرتا اس کا دل یوں ہی بے چین رہتا۔ آفس میں قدم رکھتے ابتسام عالم گردیزی کو اس کی شکل دکھائی دی تھی جو اپنے آفس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا راستے میں رک کر خوش دلی سے کسی سینئر امپلائی سے بات کر رہا تھا۔
उस पल उसके चेहरे पे रात वाली तलखी का शायबा तक ना था। वो जिसने बामुश्किल खुद को नॉर्मल किया था, मुस्तजाब के चेहरे पे फैला हुआ सुकून देखकर एक बार फिर से उसके अंदर इश्तियार की लहर फैल गई। अपने ऑफिस में आकर दोनों हाथ टेबल पर जमाता हुआ झुककर आंखें मूंदे चंद लम्हे गहरी सांस लेता रहा। फिर टेबल पर पड़ी फाइलें उठाकर पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर दे मारी। वो कोई एम्प्लॉय नहीं था जिसको वो निकाल बाहर करता, और उसे बर्दाश्त करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। हाँ, पर वो अपना इश्तियार दीगर तरीकों से निकाल सकता था। कुछ देर वो यूं ही साकित खड़ा सुर्खी माइल आंखों से सामने जा बजा बेशकीमत पेंटिंग से सजी दीवार को देखता रहा, और फिर टेबल पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया। अगला 1 घंटा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके उनसे डाउन साइजिंग के लिए लिस्ट तैयार करवाता रहा था, और फिर उस लिस्ट के मुताबिक अगले 1 घंटे में बहुत से सीनियर तजुर्बेकार एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया था। उस अचानक इफ्तिताह पर ऑफिस में एकदम से अजीब सी अफरा तफरी मच गई थी। सबको अपनी अपनी नौकरी के लाले पड़े थे। अपना सर दोनों हाथों में थामे अपने ऑफिस में बैठा मुस्तजाब उसकी हरकत पे बिल्कुल शॉक था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिससे उनकी साख को इतना नुकसान पहुंचेगा। वो सब सीनियर टीम मेंबर्स जिनसे रेजिग्नेशन मांगा गया था, वो इब्तिसाम के पास जाने की बजाय उसके पास आए थे। आलम शाह गर्देसी को कॉल मिलाते हुए उसने उन्हें इब्तिसाम का कारनामा बताकर जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचने की ताकीद की, ताकि वो खुद यहाँ आकर मामला संभाल सकें। रात वाले वाक़ये के बाद वो किसी कीमत पर उसके मुंह लगना गवारा नहीं करता था। मुस्तजाब की दी गई इतला सुनकर आलम शाह गर्देसी के हाथ पैर फूल गए थे। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वो उसके ऑफिस में मौजूद उसको लानत मलामत कर रहे थे, और वो बस सख्ती से जबड़े भींचे अपने पीए और फाइनेंस मैनेजर की मौजूदगी में उनकी सारी बातें सुन रहा था। सर ये दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती हुई लड़की ने वो फाइल उसके सामने रखी जो अपना कारनामा सर अंजाम देने के बाद उसने मुतमईन होकर खुद ही कुछ देर पहले फ़ोन पे मंगवाई थी। उसके यूँ अचानक से अंदर दाखिल होते ही आलम शाह गर्देसी सरस से खामोश हो गए थे, लेकिन फिर भी अंदर पहले माहौल से उसको सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो चुका था। पर अब आ गई थी तो और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी फाइल उसने खुद ही मंगवाई थी। उसने डरते हुए फाइल इब्तिसाम के सामने टेबल पर रखी तो उसने खून आशाम निगाहों से उस वाजबी सी शक्ल सूरत की लड़की को देखा। सस्ते लोकल ब्रांड का आम सा जोड़ा वो पहने हुए थी, खुद अपनी कीमत बता रहा था। एकदम से उसके अंदर इश्तियार की शदीद लहर उठी। ये क्या बकवास है? फाइल उठाकर उसके चेहरे पर फेंकता हुआ वो पूरी कुव्वत से धारा था। ऑफिस में मौजूद बाकी तीनों नफूस को सांप सूंघ गया। किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? किसने रखा है इसको? तैश के आलम में एकदम चेयर से उठता हुआ पहला सवाल उससे करके अपने पीए की जानिब मुड़ा। वो एकदम सहम कर पीछे हटी। उसकी किस्मत ख़राब थी जो ऐसे वक्त पर आ गई थी। पिछले 20 मिनट से वो खामोशी से आलम शाह गर्देसी की डांट फिटकार बर्दाश्त कर रहा था। अब वो गुस्सा कहीं तो उतारना था। मुस्तजाब सा उसके सवाल के जवाब में उसके पीए ने लफा किए ही थे कि उसका जवाब सुने बगैर वो फिर से पूरी कुव्वत से चिल्लाया, 2-2 टके के लोगों को रख लेते हो, पहले उन्हें तमीज़ सिखाया करो। उसकी चिंगारती हुई आवाज़ सुनकर पूरे क्रूफर से कुर्सी पे बैठे हुए आलम शाह गर्देसी ने आंखें मीचते हुए परेशानी से पेशानी मसली। गेट लॉस्ट। उस लड़की की जानिब मुड़ता हुआ वो हाथ से दरवाजे की जानिब इशारा करके दहाड़ा था, जो सर झुकाए अभी तक उसके अगले हुक्म के इंतज़ार में वहाँ खड़ी थी। उस दर्जा तस्वीर पर सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो लड़ती टांगों से बाहर की जानिब बढ़ी तो फ्लोर पर पड़ी फाइल देखकर इब्तिसाम का पारा मज़ीद ऊपर चढ़ा। ये फाइल तुम्हारा बाप उठाएगा? तहकीर आमीज़ लहजे में बोलता हुआ वो उसके पीछे से चिल्लाया था। आलम शाह गर्देसी ने सख्ती से अपना सर दोनों हाथों में थामा। वो पूरी तरह उनकी इज्जत हाथ में मिलाने पे तुला था। वो मुड़ी और झुककर कांपते हुए हाथों से फाइल उठाए, फिर ऑफिस से बाहर आकर वहीं दीवार का सहारा लेती हुई गायब दिमागी से खड़ी हो गई। फारिग करो इसे, मुझे दोबारा ये शक्ल न दिखाई दे यहाँ। निकलते निकलते उसने इब्तिसाम आलम गर्देसी की वो रऊनत भरी बेरहम आवाज़ सुनी थी। आंसू एक कतार में उसके गालों पे बहने लगे। इतनी तज़वीज़ ज़िंदगी में आज तक कभी किसी ने नहीं की थी। कुछ फासले से गुजरता हुआ मुस्तजाब उसको यूँ इब्तिसाम के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ रोता देखकर ठिठक कर वहीं रुक गया। क्या हुआ है? यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? उसके करीब आता हुआ वो मुहतात लहजे में बोला था। उसके जानिब देखे बगैर उसने हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। ये फाइल सर ने रुंधे हुए लहजे में वो बामुश्किल इतना ही बोल पाई थी। फिर हलक में अटकते हुए आंसुओं के फंदे के बायस खामोश हो गई। मुस्तजाब ने अफसोस से उसको देखा। उसके अधूरे अल्फाज भी ये बताने के लिए काफ़ी थे कि इस बार वो इब्तिसाम आलम गर्देसी के इताब का शिकार बनी है। वो शायद नहीं आई थी इसलिए ना वाकिफ़ थी। बाकी तो ऑफिस में तकरीबन सभी इब्तिसाम की बदतमीज़ियों से वाकिफ़ थे, इसलिए दिल पे लेना छोड़ चुके थे। चेहरा मोड़ते हुए मुस्तजाब ने
ہاتھ کے اشارے سے دور ڈیسک پر بیٹھے ہوئے لڑکے کو اپنے پاس بلایا تو وہ سرت سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ پکڑو اور یہیں رکو، جب اندر منگوائیں تو لے جانا۔ فائل اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے مستجاب نے اس لڑکی کی جانب بڑھائی تھی، پھر دوبارہ سے اس کی جانب موڑا۔ آپ اپنی سیٹ پہ جائیں، سنجیدہ لہجے میں اس کو مخاطب کرتا ہوا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتی حوریہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا، اور وہاں شفٹ ہونے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنی دیر تک باہر تھا۔ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھاتے اس نے پریشانی سے ریسیپشن پہ کال کی، پھر کچھ سوچ کر خود ہی کاٹ دی، پھر اس کے پی اے سلمان کا نمبر نکالتے اسے کال ملائی۔ السلام علیکم میم، سر بس ابھی نکلے ہیں۔ کال اٹینڈ کر کے وہ اس کے اختصار کرنے سے بھی پہلے بولا تھا، جانتا تھا کہ اس وقت صورتحال میں وہ اسے یہی پوچھنے کے لیے کال کر سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کوئی مسئلہ تھا؟ اس کی بات سنتی حوریہ کی جان میں جان آئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ آفس سے نکل چکا ہے اور جان بوجھ کر گھر نہیں آ رہا۔ جی ابتسام صاحب نے صبح آ کر اچانک سے کافی سارے سینئر ممبرز کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا، بس وہی مسئلہ چل رہا تھا۔ پھر ایک دو کے ساتھ کافی بدتمیزی بھی کی۔ بڑے شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے اختصار پہ اس نے محتاط اور مختصر الفاظ میں اسے ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی بالکل سن رہ گئی۔ ٹھیک ہے، باوقت 2 لفظ بولتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور پھر سے اس کے انتظار میں وہیں ٹہلنے لگی۔ اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہوئے اس نے کچن میں آ کر ملازمہ کو اس سے کھانے کے متعلق اختصار کرنے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ السلام علیکم، حوریہ باجی پوچھ رہی ہیں کھانا کھائیں گے؟ اس کے اندر قدم رکھتے حوریہ کی تاکید پر عمل درآمد کرتی ملازمہ نے اختصار کیا تو ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالتا ہوا مستجاب سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا کر بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آ کر فون اور والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ پیچھے سر گرا کر آنکھیں مونتے ہی اس کے ذہن میں ابتسام کا چہرہ لہرانے لگا تو ماتھے کی رگیں ایک بار پھر سے تن گئیں۔ چاہ کر بھی اس کو دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ایک بار اپنی نظروں سے دیکھ کر نظر انداز کیا، دوسری بار واضح الفاظ میں تنبیہ کی، اس کے بعد تیسری بار کی تو نہ گنجائش تھی اور نہ اس کے وہم و گمان میں تھا کہ اس کے بعد بھی وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ اس کی وجہ سے تو حویلی چھوڑ کر آیا تھا، پھر اس کو صاف الفاظ میں منع کیا تھا کہ وہ حوریہ سے بات نہ کرے، پھر جانتے بوجھتے بھی اس کے وارن کرنے کے بعد وہ اتنی ڈھٹائی سے وہاں کھڑا اس کی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ ماتھے پہ بے شمار بلوں کے ساتھ ٹائی کی نوٹ ٹیلی کرتا ہوا وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر واپس آیا تو بیڈ کے کنارے پہ لیٹی ہوئی حوریہ دوسری جانب کروٹ لیے ہوئی تھی۔ ایک سنجیدہ نگاہ اس پہ ڈالتا ہوا وہ آ کر دوسری سائڈ پہ لیٹ گیا اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر بے چینی سے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے بازو کی جانب دیکھا جس پہ وہ ہر روز سر رکھ کر سوتی تھی، پر آج ہی ملا تعلق سے اتنے فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی۔ پھر سے آنکھیں موندتے ہوئے زبردستی اپنے ذہن کو تھپک کر سلانے کی کوشش کی، کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ اس سے دور رہنا تو ایک پل کے لیے بھی محال تھا۔ اس کو آغوش میں لیے بنا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بنا کس کافر کو نیند آتی تھی؟ اب عادتیں خراب ہو گئی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بلا وجہ ہی 2-4 کوشن اٹھا کر زور سے نیچے فلور پر پھینکے، پھر اس کی جانب دیکھا جو بالکل سانس روکے لیٹی تھی۔ غصہ تو سب پہ ہی تھا، اس گھٹیا شخص پہ، وہاں موجود ایک فرد پہ، بے جان چیزوں پہ، خود اپنے آپ پہ اور اس پہ بھی۔ پر اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ اس کے بغیر نیند آ جائے گی۔ پچھلی پوری رات نہیں سویا تھا اور آج یہ وقت ہو گیا تھا، پھر بھی نیند نے جیسے ضد لگا لی تھی۔ اس نے ہلکی سی سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ اتنے گھنٹوں سے بات چیت بند تھی، اب اسے مخاطب کرتے ہوئے انا آڑے آ رہی تھی۔ یہاں آ کر لیٹو، بالآخر سب کھوتا ہوا وہ سنجیدہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ کچھ پل سانس روکے ہوئی لیٹی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور اس کے قریب کھسکی، پھر اس کی جانب دیکھے بغیر اس کے بازو پہ سر رکھ کر پہلے کی طرح دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اس کے پشت اور اپنے بازو پہ دھرا اس کا سر دیکھتے ہوئے مستجاب نے آنکھیں موندی۔ تھوڑی تسلی تو ہوئی تھی، کچھ ادھورا پن کم ہوا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر اپنے بازو پہ نمی محسوس کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔